1959 में जॉन बेकस एक कंप्यूटर को कैसे सिखाया जाए उसकी कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस के द्वारा इसके लिए कुछ रूल्स बनाते हैं जिन्हें हम बेकस नॉर फॉर्म के नाम से जानते हैं। और फिर पाते हैं कि 2500 साल पहले पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी जिसमें उसने संस्कृत ग्रामर के रूल्स सेट किए थे 4000 सूत्रों के रूप में। और बेकस के द्वारा बनाए गए रूल्स और पाणिनि के द्वारा बनाए गए रूल्स सेम थे। प्राचीन भारतीयों की उपलब्धियों के बारे में हमें क्या सिखाया जाता है, क्या बताया गया है अभी तक हमें? आज का वीडियो पुरातन भारत, पुरातन भारतीयों के जो सुनहरे पल थे, जो उनकी उपलब्धियां थी, उसमें एक छोटी सी डीप डाइव के समान है। बहुत आनंद आएगा। चलिए चलते हैं। स्वागत है। आज के वीडियो में हम उस भारत की बात करेंगे जो ईसा से 800 साल बाद तक का था, मतलब आज से 1200 साल पहले। हम कह रहे हैं कि स्वर्णिम पलों और स्वर्णिम युग की बात करेंगे। स्वर्णिम युग होता क्या है? जब शांति हो, स्थिरता हो, पीस और स्टेबिलिटी, जब ट्रेड और कॉमर्स फ्लरिश कर रहा हो, जब ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानियों की इज्जत हो और वो फ्लरिश कर रहे हो, आपका मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब के ऊपर खोज हो रही हो, लोग काम कर रहे हो, रिलीजन और फिलॉसफी पे काम कर रहे हो, आर्ट और कल्चर फ्लरिश कर रहा हो, यही स्वर्णिम युग होता है। यही स्वर्णिम पल भी होते हैं। इसी की हम बात करेंगे। चलिए साहित्य की बात करते हैं। आज से 1200 साल पहले तक, मतलब 800 एडी तक, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब लिखे जा चुके थे, कंपाइल हो चुके थे, फाइनल शेप में थे। दूसरी शताब्दी में न्याय सूत्र लिखा गया था, आज से 1800 साल पहले। ये कहीं पे भी आइडिया या कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस की एक्सप्लोरेशन से 1000 साल पहले की बात है। उसके बाद तीसरी शताब्दी में कामसूत्र लिखा गया था। तुरंत बाद गाथा सप्तशती कंपाइल की गई थी। हम प्रेम के शारीरिक और मानसिक दोनों एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे थे। पांचवी शताब्दी में दिग्नग बुद्धिस्ट लॉजिक या तर्क विज्ञान के ऊपर अपनी किताब लिख रहे थे। पांचवी शताब्दी में ही कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम लिख रहे थे। संस्कृत साहित्य अपने चरम पे था। ईसा से 500 साल पहले से ईसा से 500 साल बाद तक सुश्रुत संहिता कंपाइल की गई थी, जिसमें हम कैटरैक्ट की सर्जरी की बात करते हैं, जिसमें हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं। ये कहीं पे भी इस प्रकार की सर्जरी से 1000 साल पहले की बात है ये सारी। उसके तुरंत बाद जब हम छठी शताब्दी में आते हैं तो पंचतंत्र की ट्रांसलेशन होती है पहलवी में, और कलीला व दिमना के नाम से पंचतंत्र तहलका मचा देता है दुनिया के साहित्य में। आप हमारा पंचतंत्र का वीडियो देख सकते हैं। उसकी छठी शताब्दी में या सातवीं शताब्दी में यदि आते हैं हम, तो दंडी जो कांचीपुरम में बैठे हैं तमिलनाडु में, वो अवंती सुंदरी कथा और अवंती सुंदरी कथा सार लिखते हैं संस्कृत में, प्रोज और पोइट्री। और अवंती कहां है? मालवा में, उज्जैन का रीजन। तमिलनाडु में बैठ के मालवा के रीजन के बारे में बात होती है। संस्कृत साहित्य अपने चरम पे था 800 एडी तक। आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ताजमहल हम देखते हैं, उसमें अंदर का गुंबद अलग है और बाहर का गुंबद अलग है। डबल डोम है ताजमहल में। इसके ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है आप उसे देख सकते हैं। ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यही दोहरे डोम या गुंबद, डबल डोम, हमें बालो काले कुंभत में भी देखने को मिलते हैं, जो दूसरी शताब्दी में स्वात में बनाया गया था। ये एक बुद्धिस्ट विहार है जो कुषाण राजाओं के समय में बना था। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके बाद पांचवी शताब्दी में बने हुए भीतरगांव के मंदिर जो कानपुर के पास है और भारत का सबसे पुराना ईंटों का बना मंदिर है, उसमें भी आपको डबल डोम दिखाई देता है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता।
आर्किटेक्चर, वास्तुकला के ये मार्वल्स हैं और ये सब ताजमहल से 1000 साल पहले हो रहा था भारत में। अब विज्ञान की बात करते हैं। अब भारत में विज्ञान की जो स्टडी है उसका एक बड़ा अनूठा रूप है, क्योंकि उसमें धर्म भी जुड़ जाता है। क्यों? एक एग्जांपल देता हूं। गणित, मैथमेटिक्स, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, टाइम कीपिंग, समय की गणना और कैलेंडर मेकिंग, पंचांग, ये सब एक साथ जुड़ के भारतीय स्टडीज में ज्योतिष के नाम से हमारे सामने आ जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी चीज है जिसके तहत हम किसी की पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक शादी का क्या होगा ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लड़ाइयां होंगी कि नहीं होंगी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सूखा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अफेयर्स ऑफ स्टेट में राजा इसकी मदद लेता था और ये सब हमको पुरातन भारत में देखने को मिलता है। यदि हम 5वीं शताब्दी में जो उदयगिरी केव्स बनी थी, ये विदिशा में है, मध्य प्रदेश में, उसके पास, वहां जाएं तो हमको देखने को मिलता है कि वहां वाटर क्लॉक्स है। सूर्य की गतिविधियों को देखने के लिए और स्टडी करने के लिए वहां प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पंचांग बन रहे थे, समय की गणना हो रही थी। ये सब हमें उदयगिरी केव्स में और वहां के उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है। वो उस टाइम की एक लेबोरेटरी के रूप में हमारे सामने आ जाती है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं आर्यभट्ट, जो हमारे सामने 5वीं-6वीं शताब्दी में आ जाते हैं। 23 साल की उम्र में 32 श्लोकों में वो मैथमेटिक्स के गूढ़ ज्ञान की बात करते हैं। क्या बात करते हैं सुनिए। वो उन 32 श्लोकों में बात करते हैं एल्जीब्रा की, फ्रैक्शंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, साइंस की, स्क्वायर रूट्स की, क्यूब रूट्स की, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और स्फीयर्स की और सर्कल्स की। ये सारी बात आर्यभट्ट कर रहे हैं। रिलेटिविटी ऑफ मोशन पे कमेंट करते हैं और उसके अलावा जो ग्रहों की चाल है और ग्रहण लगने हैं कि नहीं लगने हैं उसके ऊपर कमेंट करते हैं। कॉपरनिकस और गैलीलियो से 1000 साल पहले हमें यह बता देते हैं कि धरती अपनी धुरी के ऊपर रोटेट करती है। और इसी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त एक किताब लिखते हैं, वो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इस किताब ने आगे बहुत तहलका मचाया है, पर उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्या बात करते हैं ब्रह्मगुप्त? वो जीरो को इज्जत देते हैं, एक जगह देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के लिए वो एक के बाद जीरो लगा के 10 बनाते हैं। इसी तरीके से एक के बाद 2 जीरो लगा के 100 बनता है, एक के बाद 3 जीरो बना के 1000 बन जाता है और फिर हम इंफिनिटी तक काउंट कर सकते हैं सिर्फ 10 सिंबल्स के साथ। ये ब्रह्मगुप्त का कमाल है। जीरो के लिए वो रूल्स बनाते हैं कि जीरो किसी नंबर में से निकाला जाए तो वही नंबर बचता है, किसी नंबर में जीरो ऐड किया जाए तो वही नंबर बचता है, उस नंबर में से उसी नंबर के अमाउंट को माइनस किया जाए तो जीरो बचता है। ये जो बच्चों को आज आप रूल्स सिखाते हैं, ये ब्रह्मगुप्त लिख गए थे आज से लगभग 1400 साल पहले। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की उन्होंने बात की है, उनके लिए उन्होंने रूल्स सेट किए हैं। और उसके तुरंत बाद वराह मिहिर आते हैं और वराह मिहिर रोम का सिद्धांत की बात करते हैं। वो रोम के जो प्रिंसिपल्स थे और जो ज्ञान था उसको भारतीय ज्ञान के साथ उसका विलय करते हैं। और ये सब 800 एडी तक भारत में हो रहा था। ज्ञान, विज्ञान, आर्ट, कल्चर, साहित्य, ये सब कुछ फ्लरिश कर रहा था। आपका भारत स्वर्णिम युग में था। जीरो की बात कर रहे थे तो एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि 1882 में पेशावर के पास बख्शाली गांव में हमें एक भोजपत्र की मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, पांडुलिपि, और उसमें हमें 16वें पेज के ऊपर जीरो का और डेसिमल सिस्टम का, मतलब एक के बाद जीरो लगा के 10 बनाना वगैरह,
वो पहली दफे और सबसे पुराना प्रूफ हमें मिलता है। इतिहासकारों ने कार्बन डेटिंग के द्वारा यह माना है कि वो 7वीं शताब्दी में लिखी गई थी। उस पांडुलिपि में आपको फ्रैक्शन देखने को मिलता है, आपको नेगेटिव नंबर देखने को मिलते हैं, स्क्वायर रूट्स देखने को मिलते हैं, डेसिमल सिस्टम और जीरो का पुरातन इस्तेमाल तो है ही है। ये भारत में हो रहा था, पर यूरोप का क्या हाल था? ईसा से 300 साल पहले अलेक्जेंडर भारत आए थे, और जब वो यहां आए तो उन्होंने वॉर एलिफेंट्स देखे। उन्होंने कहा ये तो बड़ी गजब की मशीनरी है। और अलेक्जेंडर के जाने के बाद इंडो ग्रीक किंग्स ने वॉर एलिफेंट्स को लड़ाइयों में इस्तेमाल किया है। अब सुनिए, ईसा से 200 साल पहले अफ्रीका में कार्थेज नाम की एक जगह थी। वहां के जनरल हनिबल, उन्होंने रोम पे अटैक किया था। उसे हम सेकेंड प्यूनिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। और बहुत फेमस है कि हनिबल ने उसमें हाथियों का इस्तेमाल किया था। जिस हाथी पे हनिबल खुद बैठते थे उसका नाम था सुरुस, मतलब सीरिया से। और वो कहते हैं, इतिहासकार बोलते हैं कि सुरुस इंडियन डिसेंट का एलिफेंट था, वॉर एलिफेंट। सीरिया और इजिप्ट के द्वारा वो कार्थेज या हनिबल के पास पहुंचा था। आज से 2200 साल पहले भारत के वॉर एलिफेंट्स रोम में लड़ रहे थे। उसके बाद यदि हम पहली शताब्दी में आते हैं तो 79 एडी में माउंट विसुवियस फटता है और पोम्पेई पूरा का पूरा दब जाता है। ये इटली में है। और बाद में रिसेंटली जब उत्खनन होता है, एक्सकेवेशंस होती हैं, तो पोम्पेई में हमको एक छोटी सी हाथी दांत की भारतीय कला की बनी हुई मूर्ति मिलती है, जिसे इतिहास में आप पोम्पेई लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये मूर्ति भोगवर्धन में बनी थी, जो आज की डेट का भोकरदन है महाराष्ट्र में। जो प्राचीन भारत में जो आइवरी वर्कशॉप्स थी वो भोगवर्धन में होती थी। ये मान्यता है। उसके बाद और आगे आते हैं। बुद्ध के बारे में यूरोप में लोग जानते थे। दूसरी शताब्दी में क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया और चौथी शताब्दी में सेंट जेरोम, जो बेथलेहम में थे पैलेस्टीन में, वो कमेंट करते हैं बुद्ध के ऊपर। और छठी शताब्दी में स्वीडन में हेल्गो नाम की एक जगह है, वहां आपको बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति मिलती है, जिसे इतिहास में हम हेल्गो बुद्धा के नाम से जानते हैं। यूरोप भारतीय सभ्यता के साथ अवगत था। रोम के साथ भारत का डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स थे। पौंडीचेरी में अरिकामेडू के नाम से एक पोर्ट है जहां बकायदा रोमन ट्रेड होता था। नाने घाट जो महाराष्ट्र में है, सातवाहन समय में रोमन ट्रेड होता था वहां से। और इन सब चीजों के हमारे सामने जीवंत प्रूफ है। अब चीन चलते हैं। पहली शताब्दी में बुद्धिज्म चीन पहुंच गया था। व्हाइट हॉर्स टेम्पल है जो पहली शताब्दी में बना था, आज भी जाके आप देख सकते हैं वहां पे। तीसरी शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में किजिल केव्स शिनजियांग में बन रही थी, मुगाओ केव्स डनहुआंग में बन रही थी, और लॉन्गमैन ग्रॉटोज बन रहे थे। आप जाके देख सकते हैं, पूरे पहाड़ के पहाड़ वो केव्स हैं। उनके सामने अजंता एलोरा छोटी केव्स लगती हैं। ये केव्स पूरे के पूरे पहाड़ अपने सामने रख देते हैं, और खूबसूरत उसमें पेंटिंग्स हैं और नक्काशियां हैं। कुमारजीव के बगैर चीन की सभ्यता अधूरी साबित होती है। और कुमारजीव कौन थे? इनके पिताजी काश्मीरी माने जाते हैं, और ये वो अकेला शख्स है जिसके लिए चीनी एम्परर ने 2 दफे फौजें भेजी हैं, लड़ाई लड़ी है कि इस आदमी को लेके चीन के कैपिटल में लाया जाए, जो उस टाइम पे चंगान बोला जाता था, आज शियान के नाम से जाना जाता है। पहली दफे 70,000 लोग लेके गए थे। वो आर्मी वहां गई थी इसको लेके आने के लिए। और कुमारजीव ने चंगान पहुंच के बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की चीनी भाषा में ट्रांसलेशन की है, जो आज तक मान्य है। जो वोकेबलरी कुमारजीव डेवलप कर गए हैं उस समय,
वो आज तक चीनी भाषा में चलती है। कुमारजीव का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है चीनी सभ्यता में, आधारभूत माना जाता है। उसके तुरंत बाद 7वीं शताब्दी में चीन की अकेली महिला एम्परर वू जिटियान हमारे सामने आती है, और जब उनको अपने रूल को जस्टिफाई करना होता है, वैधता उसको प्रोवाइड करनी होती है, तो वो बुद्धिज्म का सहारा लेती है। वो कुछ ऐसे रिचुअल्स करती हैं जो चीनी सभ्यता में सिर्फ मर्द कर सकते थे, और उन रिचुअल्स में समय सही है कि नहीं सही है, बाकी जो एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष के हिसाब से जो सही समय मुहूर्त देखने का काम जो उनके एस्ट्रोनॉमर करते हैं, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वुजिटियन को बुद्धिस्ट स्कॉलर्स उस समय मैत्रेय बुद्ध डिक्लेयर करते हैं, इसलिए ताकि वो अपने रूल को जस्टिफाई कर सके कि एक महिला चीन की एम्परर बन सकती है। बुद्धिज्म का ये इंपैक्ट था चीन में 7वीं शताब्दी में। और एक बात तो बतानी रह गई, वू जिटियान लॉन्गमैन ग्रोटोज में एक फेंगशियान केव बनवाती हैं, जिसमें बुद्ध की एक विशालकाय मूर्ति है, वैरोचन बुद्ध। और वो बुद्ध की जो मूर्ति है वो बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसे गुप्त काल में भारत में बनती थी। तो जो आर्ट और कल्चर का इंपैक्ट है वो चीन पहुंच चुका था। और अब चलते हैं जापान। 8वीं शताब्दी के शुरुआत में मदुरई से बोधिसेना नाम के एक सज्जन निकलते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे चीन में माउंट वुताई पे एक बोधिसत्व है मंजुश्री, उनसे मिलना है। और वो घूमते घूमते किसी तरीके से माउंट वुताई पहुंच जाते हैं। वहां पे वो मिलते हैं जापान के एम्बेसडर से, जो एम्परर शोमू का एम्बेसडर था, और वो कहता है कि आप हमारे साथ जापान चलिए। और बोधिसेना जापान पहुंच जाते हैं। 736 में जब वो जापान में ओसाका पहुंचते हैं तो वहां उनको एक ग्योकी नाम के मॉन्क मिलते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिज्म तब तक जापान पहुंच चुका था वाया चाइना। और ग्योकी के साथ जब बात होती है बोधिसेना की, तो वो कहते हैं हम दोनों साथ में थे गृद्धकुट हिल पे, जो राजगीर में है, जहां भगवान बुद्ध अपने प्रवचन दिया करते थे। ये बात हो रही है ओसाका में 736 में। उसके बाद बोधिसेना जब वहां पहुंचते हैं तो एम्परर शोमू उनकी बहुत आवभगत करते हैं, और यहां तक कि नारा में तोडाईजी टेम्पल है, वहां एक विशालकाय बुद्ध की मूर्ति है, ब्रॉन्ज की मूर्ति है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसकी आंखों को पेंट करना था, तो आंखों की पुतली को बोधिसेना से पेंट करवाया जाता है, और वो ब्रश आज भी आपको देखने को मिलता है वहां पे। बोधिसेना की वजह से जापान की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पे संस्कृत का असर आता है। कोर्ट के डांसेस में और म्यूजिक में भारतीय सभ्यता का असर देखने को मिलता है। और अब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं। 1ली शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच में किंगडम ऑफ फुनान हमारे सामने आता है। ये एक इंडियनाइज्ड किंगडम था, जिसके ऊपर पल्लव काल की और गुप्त काल की अमिट छाप देखने को मिलती है। अपने आप को पर्वत भूपाल बोलते थे, अपने आप को शैल राज बोलते थे, माउंटेन किंग्स बोलते थे अपने आप। और किंगडम ऑफ फुनान में क्या क्या था? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बर्मा, थाईलैंड, पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, ये सब उसका हिस्सा थे। 5वीं शताब्दी में आपको गुणवर्मन की वियतनाम में एक संस्कृत की इंस्क्रिप्शन मिलती है, जो ग्रंथ स्क्रिप्ट में है, जो पल्लव काल की थी। ये हमारे सामने साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर कल्चरल इंपैक्ट का डायरेक्ट उदाहरण है। और फिर ये किंगडम कोलैप्स करता है। 7वीं शताब्दी में सैम्बोर प्री कुक कंबोडिया में एक जगह है, आर्कियोलॉजिकल एरिया है, जहां 150 हिंदू मंदिर बनाए जाते हैं। इसको सिटी ऑफ शिवा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 8वीं शताब्दी में जावा में शैलेंद्र डायनेस्टी अपने सामने आ जाती है, जो अपने आप को माउंटेन किंग्स के साथ ही रिलेट करती है।
802 में कंबोडिया के राजा जयवर्मन द्वितीय अपने आप को चक्रवर्ती डिक्लेयर करते हैं। मलक्का के सुल्तान और ब्रुनई के सुल्तान से यदि पूछा जाए कि आपके पूर्वज कौन थे, तो वो अपने आप को कहते हैं कि हम फुनान के राजाओं के वंशज हैं। भारत के ज्ञान और विज्ञान और उस पूरी संपदा का 800 एडी तक का ब्यौरा, एक छोटा सा विवरण हमने आपके सामने रखा। अब एक प्रश्न उठता है कि इस ज्ञान संपदा का क्या हुआ, इस इंपैक्ट का क्या हुआ जो दुनिया में चल रहा था। तो जवाब एक है, 750 एडी में बगदाद में इस्लाम का स्वर्णिम युग शुरू होता है, गोल्डन एज शुरू होती है। उस गोल्डन एज को शुरू करने के लिए जो पहली चिंगारी प्रोवाइड होती है, जो प्रदान होती है, वो भारतीय सभ्यता, भारतीय ज्ञान और विज्ञान के द्वारा दी जाती है। उसकी कहानी आने वाले वीडियो में हम आपको सुनाएंगे।